हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के फोर्सेस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक और नए फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही मैं बार बार कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कहता आया हूँ। ठीक है, तो अभी हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिटेल में देखेंगे क्या होता है। देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे प्लेस्ड होता है, ये कोई एक सरफेस हो गया, इस सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट मैंने रखा, ठीक है, जिसके अंदर मास m है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं इसके ऊपर स्लाइड करवाता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करवाता हूँ, तो ये सरफेस क्या करता है, ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड होने से रोकता है। ठीक है, कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स अप्लाई होता है जो इन दोनों, कौन कौन, ये ऑब्जेक्ट और ये सरफेस, इन दोनों के रिलेटिव स्लाइड को, इन दोनों के रिलेटिव स्लाइड मतलब भाई दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करें, तो दोनों के रिलेटिव स्लाइड को क्या करता है, अपोज करता है। कोई ऐसा एक फोर्स वहाँ क्या है, प्रेजेंट है। ये जो फोर्स है, ये फोर्स कहाँ है, ये फोर्स, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, इसी कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल अप्लाई होता है। मोशन अगर आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो ये फोर्स किधर अप्लाई होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है, अपोज करेगा मोशन को, तो क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो ये जो फोर्स है ना, दैट इज पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। कैसा है, पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, और जो क्या करता है, रिलेटिव स्लाइड को, रिलेटिव स्लिपिंग को, स्लिप भी करेंगे स्लाइड करेंगे एक ही बात है, रिलेटिव स्लाइड को रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है। इस फोर्स को अपन बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो एक्चुअली में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये कॉन्टैक्ट, भाई आपस में सरफेसेस कॉन्टैक्ट में आ रही हैं, तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स का ही कंपोनेंट है। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कहाँ अप्लाई होता है, जो अप्लाई होता है अलोंग और पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, जो क्या करता है, रिलेटिव स्लाइड को या रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है। ठीक है, अब अभी अपन क्या कर रहे हैं कि भाई स्लाइड ही करवा रहे हैं। वैसे तो क्या है, फ्रिक्शन एक टाइप का और होता है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, जो ऑब्जेक्ट के रोल को अपोज करता है, रोलिंग को अपोज करता है, तो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ओनली एक सरफेस के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, स्लिप कर रहा है, उस फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब इस फ्रिक्शन का जो रीजन है ना, द रीजन ऑफ फ्रिक्शन, इसके रीजन के बारे में दो कॉन्सेप्ट है, देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स। एक तो है ओल्ड व्यू और एक है मॉडर्न व्यू। देयर इज एन ओल्ड व्यू एंड देयर इज एन मॉडर्न व्यू। क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, ओल्ड व्यू क्या बोलता था, फ्रिक्शन का ओल्ड व्यू ये बोलता है, मतलब पहले लोग ऐसा मानते थे कि फ्रिक्शन इसलिए अप्लाई होता है, क्यों होता है, क्योंकि देखो कोई भी सरफेस होता है ना, लेट देयर इज अ सरफेस, ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये सरफेस हो गया नीचे वाला, ये किसी प्लेन पे रखा हुआ है और उसका ये भी सरफेस हो गया। अब देखो क्या है कि आइडियली स्मूथ तो दोनों ही सरफेस नहीं हो सकते। ठीक है, आइडियली स्मूथ तो कोई भी सरफेस नहीं हो सकता, तो आइडियली स्मूथ कोई भी सरफेस नहीं हो सकता, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब अगर अपन इस बोर्ड भी, ये बोर्ड मुझे कैसा लग रहा है, स्मूथ लग रहा है, लेकिन इसको भी अगर मैं माइक्रोस्कोप लगा के देखूंगा तो इसके अंदर भी मुझे रेगुलरिटीज़ मिलेंगी। अगर मान लो इस पर इरेगुलरिटीज़ मिलेंगी, अगर मान लो इस पर इरेगुलरिटी नहीं होती, ये आइडियल स्मूथ होता, तो ये मार्करेस के ऊपर चलता ही नहीं। ठीक है, मार्करेस के ऊपर चल रहा है, दैट मीन्स इसके अंदर भी क्या है, इसके सरफेस में भी क्या है, इरेगुलरिटीज़ हैं। ठीक है, जहाँ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। तो ओल्ड व्यू ये बोलता था कि भाई अगर कोई भी दो सरफेस हैं आपस में कॉन्टैक्ट में हैं, तो उनमें आपस में क्या होगी, आपस में उनमें इरेगुलरिटीज़ होंगी, सरफेस जो होंगे उनमें इरेगुलरिटीज़ होंगी, उन सरफेसेस में जो इरेगुलरिटीज़ होंगी उनसे क्या होगा कि भाई जो इरेगुलरिटीज़ है ना, वो इरेगुलरिटीज़ में इंटरलॉकिंग हो जाती है। इंटरलॉकिंग कैसे होती है, इंटरलॉकिंग टाइल्स देखी है ना आप लोगों ने, वो एक दूसरे के अंदर ऐसे सेट हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, मान लो ये दो सरफेस है, एक सरफेस ये रहा, एक सरफेस ये रहा, इनके अंदर इरेगुलरिटीज़ है, ये पार्ट जो है वो थोड़ा ऊपर है, ये अंदर है, ये ऊपर है, ये अंदर है, तो क्या होगा कि ओल्ड व्यू बोलता है कि ये सरफेस अगर मैंने एक दूसरे के ऊपर रखी तो क्या होगा कि भाई ये एक दूसरे के अंदर सेट हो जाएंगे।
ये इरेगुलरिटीज जो है ना वो एक दूसरे के अंदर, देखो जैसे मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ तो इधर आके ये सेट हो गई एक दूसरे के अंदर, तो एक दूसरे के अंदर सेट हो गई तो क्या होगा कि इरेगुलरिटीज एक दूसरे को मोशन करने से, स्लाइड करने से रोकेंगी। ठीक है, इनके बीच में क्या हो गई, इधर ये इंटरलॉकिंग हो गई, इनके बीच में ये ऐसे रखा था, इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो गई, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं कर पाएगा, ये मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर मोशन नहीं हो रहा, करवाया नहीं, तो ये टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करेगा। तो ये इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है, ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन अप्लाई होता था। ठीक है, अच्छा क्या करते थे फिर भाई, इस फ्रिक्शन को, की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते थे कि लुब्रिकेशन करते थे। लुब्रिकेशन जैसे कि भाई ड्राई लुब्रिकेशन, मतलब कोई पाउडर लगा दिया। कैरम खेलते हैं ना आप, कैरम खेलते टाइम क्या करते हैं, कैरम खेलने से पहले आप कैरम बोर्ड पे पाउडर लगाते हैं, है ना। पाउडर क्यों लगाते हैं, वो पाउडर इसलिए लगाते हैं जैसे कैरम बोर्ड के ऊपर जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनके अंदर वो पाउडर फिल हो जाता है, और फिर आपका जो स्ट्राइकर होता है वो स्मूथली मूव करता है कैरम बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि भाई जो पाउडर आपने वहाँ डाला वो इरेगुलरिटीज़ में क्या हो गया, सेटल हो गया। इरेगुलरिटीज़ में सेटल हो गया तो क्या हो गया कि भाई अपना जो सरफेस है वो कैसा हो गया और स्मूथ हो गया, तो इंटरलॉकिंग नहीं होगी या कम होगी, तो ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, इजीली मूव कर सकता है। ऐसा वहाँ पे माना गया था। तो इसलिए भाई अपन ने ये भी बोल दिया था कि भाई फ्रिक्शन का सॉल्यूशन क्या है, लुब्रिकेशन है ना। मैक्सिमम केसेस में हमने देखा भी है ना, ड्राई लुब्रिकेशन करते हैं या फिर लिक्विड लुब्रिकेशन भी करते हैं। लिक्विड लुब्रिकेशन जैसे ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं। अगर मान लो कोई फ्लोर है ना, इस फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ, तो अभी क्या हो रहा है, मैं इसके ऊपर मेरा पैर स्लिप नहीं हो पा रहा है इजीली, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इरेगुलरिटीज़ अगर मैं ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग मानूँ तो मेरा शू और ये जो फ्लोर है इनकी जो इरेगुलरिटीज़ है उनमें इंटरलॉकिंग हो रही है। लेकिन इसी फ्लोर पर अगर मान लो मैं इधर ऑयल डाल दूँ तो क्या होगा, वो ऑयल उन इरेगुलरिटीज़ में सेटल हो जाएगा, वो ऑयल उन इरेगुलरिटीज़ में सेटल हो जाएगा, तो वो इरेगुलरिटीज़ फिल हो जाएंगी। इरेगुलरिटीज़ फिल हो जाएंगी तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, इस फ्लोर के ऊपर स्लिप कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए वहाँ ये मान के चलते थे अपन कि भाई लुब्रिकेशन कर दो तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पर ऐसा सब जगह होता नहीं है ना। प्रैक्टिकली भी अपन करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक ग्लास ले लूँ, है ना, सिंपल ग्लास, है ना। सिंपल ग्लास लेके मैं क्या करूं, उस ग्लास के ऊपर एक पेपर को रखूं। एक सिंपल आप ग्लास ले लो ऐसे, और उस ग्लास के ऊपर क्या करो, ऐसे पेपर को रख दो आप। ठीक है, ऐसे पेपर को रख दो उस ग्लास के ऊपर, है ना। उस ग्लास के ऊपर ऐसे पेपर को रख दो तो क्या होगा कि भाई आप उस पेपर को ऐसे स्लाइड करेंगे, खींचेंगे, तो वो क्या होगा, स्लाइड होगा, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, अब क्या करो आप कि वो जो ग्लास है ना उसके ऊपर पानी डाल दो। वाटर लुब्रिकेशन है ना। मैं भाई फ्रीली इंडिपेंडेंटली देखूं तो वाटर तो क्या है, लुब्रिकेशन है कि नहीं भाई। पानी इधर फ्लोर पे डाल दूं इस पर तो क्या हो जाएगा, ये स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, वाटर इरेगुलरिटीज़ के अंदर सेटल हो जाएगा। लेकिन मान लो मैं वाटर डाल दूं तो क्या होगा, इस पेपर और इस सरफेस के बीच में, दैट इज़ ग्लास सरफेस, इसके बीच में अगर वाटर डाल दूँ और फिर इसको मैं पुल करूँ तो क्या होगा, और ज़्यादा अपोज करेगा। पहले तो इजीली स्लाइड हो रहा था, अब नहीं होगा वाटर डालने के बाद। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो लुब्रिकेशन जब आपने किया ना तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस होने की जगह क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो वो इरेगुलरिटीज़ में सेटल हो गया। उसके बाद भी क्या हो रहा है, उसके बाद भी इंटरलॉकिंग तो नहीं हो रही, है ना। फिर भी क्या लग रहा है, फिर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो फिर आएगा मेरा मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू क्या बोलता है, मॉडर्न व्यू ये बोलता है कि ये एक्चुअली में क्या है, ये तो कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, ये जो कांटेक्ट फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो किधर अप्लाई होता है, जो कांटेक्ट सरफेसेस में जो अप्लाई होता है, किधर, जो अप्लाई होता है कांटेक्ट सरफेसेस में। ठीक है, ये या तो एटॉमिक या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स है। कैसा फोर्स है, एटॉमिक फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स है। ठीक है, अब ये कैसे अप्लाई होता है, मान लो कोई सरफेस है, ये सरफेस हो गया, तो मॉडर्न व्यू बोलता है कि मान लो ये दो सरफेस हैं, आपस में क्या है, कांटेक्ट में आएंगी। तो जहाँ से कांटेक्ट में आएंगी ना वहाँ आपस में क्या होगा, इधर ये इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिकुलर फोर्स अप्लाई होंगे। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होंगे, ये अट्रैक्टिव नेचर के होंगे। अट्रैक्टिव नेचर के होंगे तो क्या होगा कि भाई आप इसको मान लो आगे स्लाइड करवाना चाहते हो, तो ये क्या होगा, ये फोर्स
ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, इधर के मॉलिक्यूल से इधर के ये एटम्स तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये मोशन को भी अपोज करेंगे। मोशन को अपोज करेंगे तो फ्रिक्शन यही तो करता है, मोशन को अपोज करता है, तो ये ऑब्जेक्ट अपना स्लाइड नहीं होगा। तो दिस इज द मॉडर्न व्यू। तो अपन ने क्या हुआ कि भाई ग्लास और वाटर, अपना ग्लास और पेपर था, उसके बीच में अपन ने जैसे लिक्विड डाला, ठीक है, वाटर डाला, तो क्या हो गया कि भाई ये जो इंटर एटॉमिक फोर्स था, इंटरमोलिकुलर फोर्स था, इसकी वैल्यू क्या हो गई, और ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा हो गई, तो फ्रिक्शन भी क्या हो गया, और ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग किस पर डिपेंड करता है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो है ना उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये आपका जो एरिया कवर्ड है ना उस पर डिपेंड नहीं करता, एरिया कवर्ड पर डिपेंड नहीं करता, एरिया इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है। ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट है ना, एरिया इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट और एरिया कवर्ड, क्या डिफरेंस है दोनों में। जैसे कि ये मेरा हैंड है, इसके ऊपर मैंने दूसरा अपना हैंड रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई देखने पे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे नीचे वाले हैंड का कंप्लीट एरिया कवर कर रखा है, कंप्लीट एरिया कवर कर रखा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं तो देखो बीच में गैपिंग है गैपिंग, बीच में गैपिंग है, तो बीच में गैपिंग है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंप्लीट एरिया जिसने इस नीचे वाले कंप्लीट एरिया को कवर कर रखा है, वो ऊपर वाला कंप्लीट एरिया नीचे वाले के एक्चुअल कॉन्टैक्ट में नहीं है, टच नहीं हो रहा, कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा कोई, ठीक है। तो एरिया इधर से देखूंगा तो कवर कर रखा है, इधर से देख लो कवर कर रखा है कंप्लीट, लेकिन एक्चुअल कॉन्टैक्ट में जितना एरिया है ना, फ्रिक्शन उस पर डिपेंड करेगा, एरिया इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट पे। एरिया इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट जितना ग्रेटर होगा उतना ही फ्रिक्शन भी ग्रेटर होगा। तो ऐसे रखूं तो फ्रिक्शन स्मॉल और ऐसे रखूं तो फ्रिक्शन लार्ज लगेगा, ठीक है। सो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है भाई। अब ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन अगर मैं इसको जनरल टाइप में लूँ तो ये 3 टाइप का हो सकता है, ठीक है। यहाँ तो अपन को एक ही टाइप का फ्रिक्शन देखना है, मतलब उसकी प्रेजेंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, प्रेजेंस के बेसिस से मतलब जैसे लिक्विड के अंदर लगेगा, लिक्विड के अंदर लगेगा तो दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन जैसे भाई कोई अपने वाटर की लेयर्स हैं, है ना, एक वाटर की लेयर है, उसके ऊपर उसके नीचे दूसरी वाटर की लेयर चलती है, उसके नीचे थर्ड ये वाटर की लेयर है, उसके नीचे फोर्थ वाटर की लेयर है। अपन क्या सेकंड बुक के अंदर जब अपन पढ़ेंगे ना हाइड्रोडायनेमिक्स, तो हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि वाटर तो लेयर्स की फॉर्म में मूव करता है और वो लेयर्स आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन अप्लाई करती हैं, जिसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। फ्लूइड्स के बीच में जो लगेगा दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। वो अभी अपन को नहीं पढ़ना, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, सेकंड बुक के अंदर। सेकंड अपना ड्राई फ्रिक्शन है, तो सॉलिड सरफेसेस के बीच में जो अप्लाई होगा दैट इज कॉल्ड ड्राई फ्रिक्शन। जैसा मैंने अभी एग्जांपल लिया कि भाई कोई सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको मैं क्या करवा रहा हूँ, स्लाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा वो हो गया क्या, ड्राई फ्रिक्शन हो गया। एक हो सकता है अपना इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन मतलब कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास, उसकी एक फिक्स शेप होती है, ठीक है, उसकी फिक्स शेप है, तो उसके अंदर क्या है कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर है, आपस में क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। वो एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से क्या है, उसकी एक फिक्स शेप बनी हुई है। अब उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से एक फिक्स शेप बनी हुई है। अब मान लो मैं इसको इधर से पुश कर दूँ, डीफॉर्मेशन होगा इसका, ठीक है। डीफॉर्मेशन होगा तो क्या होगा कि जो एटम है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। स्लाइड करेंगे तो क्या होगा कि भाई अपोज कर सकते हैं एक दूसरे के मोशन को, है ना। ये एटम की एक लेयर ये एटम की दूसरी लेयर को क्या कर सकती है, अपोज कर सकती है स्लाइडिंग से। तो ये जो अपोज होगा इसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरनल फ्रिक्शन, अंदर हो रहा है, ठीक है। इंटरनल फ्रिक्शन या कोई भी ये फ्रिक्शन होता है तो हर एक फ्रिक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है। फ्रिक्शन के अंदर हमेशा क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। अपन को क्या देखना है, ओनली ये ड्राई फ्रिक्शन, यहाँ अपना सब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो इसके बारे में ही अपन डिस्कस करेंगे। अब ये जो ड्राई फ्रिक्शन है, ये ड्राई फ्रिक्शन होता है 3 टाइप्स का, ठीक है। कौन कौन सा है,
ये ड्राई फ्रिक्शन है, फर्स्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड थर्ड इज डायनेमिक या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी जो 3 टाइप का फ्रिक्शन है, इसमें से मैं सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करूं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है स्टैटिक मीन्स स्टेबल। जब ऑब्जेक्ट अपना कैसा होगा, स्टेबल होगा, रुका हुआ होगा, तब जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, रुका हुआ होगा मीन्स ये अपना सरफेस, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक मैंने रखा m मास का, इसको मैं आगे पुश कर रहा हूँ या आगे से पुल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आगे जाना तो चाहता है, आगे मैंने इस पर फोर्स लगाया तो क्या होगा कि इन दोनों सरफेसेस के बीच में ये पीछे फ्रिक्शन अप्लाई होगा, तो ये F फोर्स इसको आगे लेके तो जाना चाहता है, लेकिन ड्यू टू दिस फ्रिक्शन ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है। मतलब ये मोशन नहीं हो रहा है, इसके अंदर मोशन तो हो ही नहीं रहा, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर टेंडेंसी है किसकी, मोशन की। तो जब ऑब्जेक्ट के अंदर टेंडेंसी टू मूव होती है, मोशन की टेंडेंसी होती है, तो मोशन की टेंडेंसी को अपोज करने वाला फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब जब तक ऑब्जेक्ट स्टेबल रहेगा, उसके अंदर टेंडेंसी रहेगी, वो मूव करना चाहता है और फ्रिक्शन उसको मूव नहीं करने दे रहा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ये नेचर में जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर ये अपन बोल सकते हैं प्रॉपर्टी होती है कि भाई जैसे जैसे आप क्या करोगे कि आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते जाओगे, तो वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। भाई जितना आप खींचोगे इस ऑब्जेक्ट को, उतना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स जो यहाँ होगा सरफेस में, वो अपने को वापस बैक डायरेक्शन में खींचेगा। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ना, Fs, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो जब तक ऑब्जेक्ट के अंदर टेंडेंसी टू मूव है, स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक अप्लाई होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते जाओ, 5 न्यूटन लगाओगे, ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 5 लगेगा, 6 लगाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन भी 6 लगेगा, 7 लगाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 7 लगेगा। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द, ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है भाई, नेट फोर्स जीरो करना है अपन को, तो मूव नहीं करना आगे। ठीक है, तो नेट जीरो करना है, तो ये F आपने लगाया, F स्मॉल f पीछे लग गया स्टैटिक फ्रिक्शन, तो कैपिटल F अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। और सेल्फ एडजस्टिंग है, वो तो मैंने बता ही दिया भाई, F बढ़ाते जाओ आप, तो Fs स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आप ये स्मॉल कैपिटल F फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये कैपिटल F फोर्स अप्लाई करके आप इसको क्या करना चाहते हो, आगे पुल करना चाहते हो। ठीक है, आगे पुल करना चाहते हो तो क्या होगा कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा हूँ। ठीक है, लेट मेरे सामने एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, मेरे हाथ में उस ब्लॉक पे स्ट्रिंग टाई कर रखी है मैंने। ठीक है, और उस स्ट्रिंग को मैं खींच रहा हूँ, उस स्ट्रिंग को मैं खींच रहा हूँ, ब्लॉक को अपनी साइड खींच रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं धीरे धीरे पावर लगाता जाऊँगा उस पर, है ना, अपनी पावर लगाता जाऊँगा, धीरे 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 मैं उसको खींचने की कोशिश करूँगा, और ज़्यादा उसमें मैं एनर्जी अपनी लगाऊँगा। तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में तो आएगा नहीं, कम एनर्जी लगाऊंगा, कम पावर लगाऊंगा तो नहीं आएगा। धीरे धीरे मैं पावर बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होगा कि भाई मेरे से नहीं खींचा, मैंने एक जना और बुला लिया, हम 2 लोग खींच रहे हैं उसको, तो क्या हो रहा है कि भाई स्टार्टिंग में जब वो मूव नहीं कर रहा था तो क्या हो रहा था कि मैं उस पर फोर्स लगाता जा रहा था और उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होता जा रहा था, तो वो स्टैटिक कंडीशन में था, स्टैटिक फ्रिक्शन में अप्लाई हो रहा था। लेकिन मान लो 2 लोग आ गए, हम 2 लोगों ने क्या किया, उस पर अपना पावर लगाना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद वो स्लाइड करने लग गया, थोड़े टाइम के बाद वो स्लाइड करने लग गया। मतलब वो इंटर एटॉमिक फोर्स जो है ना, उन्होंने भी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया कि भाई उससे ज़्यादा फोर्स हम नहीं लगा सकते, ले जाओ तुम ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, वो जो एटम्स हैं उन्होंने बोल दिया
कि भैया इससे ज़्यादा फोर्स हम नहीं लगाएंगे, ले जाओ तुम। मतलब चलने से ठीक पहले, स्लाइड करने से ठीक पहले जो फोर्स था ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में, वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पे था। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पे था, मैक्सिमम अप्लाई कर लिया एटम्स ने रोकने के लिए, नहीं रुका, हमने खींच लिया। मतलब स्लाइड करने से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर स्लाइडिंग, जस्ट बिफोर स्लाइडिंग और स्लिपिंग, जो भी बोलूँ मैं उसको, ठीक है। तो जस्ट बिफोर स्लाइडिंग जो फोर्स अप्लाई होता है वो फोर्स कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। ऑब्जेक्ट तो स्टेशनरी था वहाँ, उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट तो स्टेशनरी था, बस मूव करने ही वाला था, जस्ट अबाउट टू मूव था, ठीक है। तो उस मैक्सिमम फोर्स को अपन बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी इन तीनों में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम फोर्स लगा देगा अपने आप को स्लाइड होने से रोकने के लिए, तो वो उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ना, Fs मैक्स बोल दूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के, ठीक है। जो भी नॉर्मल रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले इसी चैप्टर में, तो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो Fs मैक्सिमम विल बी इक्वल टू म्यू एस एन। ये म्यू एस क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये एन की वैल्यू और म्यू एस की वैल्यू मुझे पता हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, एफ एस मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, ये तीनों में सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले पहले, लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले पहले तो ऑब्जेक्ट किसमें था, रेस्ट में था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो उस टाइम तो अपना जो फ्रिक्शन होता है Fs दैट इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले पहले, ऑब्जेक्ट को मूव करने से पहले पहले तो अपने फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी, अप्लाइड फोर्स के इक्वल रहेगी। लेकिन जैसे ही वो अबाउट टू स्लाइड होगा उस टाइम उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एस एन मैक्सिमम फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगी, विच इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया, ऑब्जेक्ट के मूव करना स्टार्ट करते ही मूविंग कंडीशन में, स्लाइडिंग कंडीशन में जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा उसको अपन बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन। ये इससे कम होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक बार चलने लग गया, आपने भी कभी एक्सपीरियंस का किया होगा, तो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई ब्लॉक रखा हो, उसको आप खींच रहे हैं, तो क्या होगा कि उसको जब स्टार्टिंग में आप खींच रहे हैं ना, तब खींचने में आपको ज़्यादा अपनी एनर्जी लगानी पड़ी होगी। लेकिन एक बार जब वो चलना स्टार्ट हो गया तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, पुल कर सकते हो। तो ये जो फ्रिक्शन होता है जो मूविंग कंडीशन में लगता है दैट इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। ये एफ केसेस को डिनोट करते हैं। ये भी क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ से भी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन में रिमूव कर दो, इक्वल का साइन लाऊं तो म्यू के एन, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या होता है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो तीन टाइप के फ्रिक्शन मेरे हो गए, स्टैटिक, लिमिटिंग और डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, म्यू के की वैल्यू या म्यू एस की जो वैल्यू है ना, म्यू के की वैल्यू या म्यू एस की वैल्यू कभी भी मोर देन 1 नहीं हो सकती, ठीक है। हमेशा कैसी होगी, 1 से स्मॉलर ही होगी इसकी वैल्यू, ठीक है भाई। तो ये आपके क्या हो गए, 3 टाइप्स के फ्रिक्शन फोर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, म्यू के और म्यू एस दोनों ही जो होते हैं ये दोनों डायमेंशनलेस हैं, दोनों हैं कैसे हैं, डायमेंशनलेस हैं। और किस पे डिपेंड करते हैं, ये नेचर पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस, ठीक है। सरफेस किस मटेरियल का बना हुआ है,
उस पर डिपेंड करेंगे दोनों, म्यू एस और म्यू के की वैल्यू। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उस पर दो कॉन्टैक्ट फोर्स लग सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी सरफेस के कॉन्टैक्ट में होगा तो उस पर दो ही तो फोर्स लग सकते हैं। कौन कौन से? एक तो अपन ने पहले ही देखा था, ये सरफेस, ये ब्लॉक अपना, अब साइड में तो एन लग सकता है, ठीक है, और इधर डायरेक्शन में क्या लग सकता है? फ्रिक्शन। ठीक है, ये अप्लाई हो सकते हैं। ये दो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या करता है? ये सरफेस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है। ठीक है, नीचे वाला जो सरफेस है वो अपने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स जो रिजल्टेंट अप्लाई होता है बोथ आर एट 90 डिग्री, वो कितना होता है? F इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स मान लो फ्रिक्शन जब जीरो होता है Fs से डिनोट कर लूँ तो F की वैल्यू कितनी होती है? n, विच इज़ द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? F की कॉन्टैक्ट फोर्स की मिनिमम वैल्यू तो Fs फ्रिक्शन जीरो हो, स्मूथ सरफेस हो तो n के इक्वल हो सकती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू F कितनी हो सकती है? म्यू एस एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस एन, तो मैक्सिमम यही है। तो F कितना हो सकता है? मैक्सिमम अंडर रूट म्यू एस एन का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। ठीक है, n इस कंडीशन में तो क्या हो गई? नीचे mg, ऊपर n इक्वल टू क्या हो गया? mg। तो F इक्वल टू क्या हो सकता है? अंडर रूट म्यू एस एन इज mg स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, mg अगर कॉमन ले लूँ बाहर, mg अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। ये कॉन्टैक्ट फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। दैट मीन्स जो अपना कॉन्टैक्ट फोर्स है ना F, वो उसकी जो लिमिट है, रेंज है, वो F से लेके और कितनी हो सकती है? mg अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर तक हो सकती है। दिस इज द लिमिट ऑफ आर, दिस इज द रेंज ऑफ आर कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक है, अब ये जो तीनों फ्रिक्शन फोर्स हैं इनको मैं क्या कर सकता हूँ? ग्राफिकली भी डिनोट कर सकता हूँ। ग्राफिकली कैसे डिनोट कर सकता हूँ? कि भाई देखो, स्टार्टिंग में तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में तो अपना जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल है। अगर मैं अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कर्व बनाऊँ, ये अपना अप्लाइड फोर्स इधर एक्स एक्सिस पे, ये अपना फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया, स्मॉल एफ से नोट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में तो क्या होगा कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में तो अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते जाओ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होता जाएगा। जितनी वैल्यू अप्लाइड फोर्स की उतनी वैल्यू किसकी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो स्ट्रेट लाइन आएगी भाई, इसकी वैल्यू 1 तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2 तो इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3 तो इसकी वैल्यू 3, तो डायरेक्ट मेरे पास क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी। इधर तो क्या हो गया? ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, अब एक लिमिट पे जाके ये मैक्सिमम हो गई, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। भाई एक लिमिट पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी, विच इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद वापस रिड्यूस होगी और उसके बाद ये जो ग्राफ है अपना, ये ग्राफ, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A, B और C, तो ये जो BC है ये क्या होगी? अपने ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। मतलब ये जो Fk है काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड फोर्स अप्लाइड। ठीक है भाई, तो ये अपना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था जो अपन ने पढ़ा। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।